हाय गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का नया टॉपिक जो है आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग है और सबसे अलग है और वो सबसे हटके है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से गहराइयों से समझिएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं और कम ही लोग बताते हैं। ये जो वीडियो है आपको ये समझा देगा कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कितने, यानी कि जैसे शरीर होती है ना, शरीर के अंदर जैसे ये शरीर के अंदर एक ढांचा है, यानी कि एक तरीके से ये रूपरेखा खड़ा किया है, उसी तरीके से साइटोस्केलेटन यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या है, ये हम आप लोगों को समझाएंगे और विधि में समझाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आती आप लोग उसको पूछने की कोशिश किया करिए, जहाँ भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ही लोग बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ पे कहाँ पे गड़बड़ियाँ मुझसे हो रही है और कहाँ पे नहीं। आप लोगों को जो भी कोई जानकारी चाहिए, आल जानकारी किसी भी टॉपिक पे, आप लोग मुझसे कमेंट करिए, हम आपको वो वीडियो बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो ठीक, मैं अब नया शुरू करता हूँ टॉपिक। तो मैं आज आप लोग नया टॉपिक लाया हूँ सामने, वह है क्या, साइटोस्केलेटन। क्या है? साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका कंकाल। ठीक, अब आज का जो अपना नया टॉपिक है वो क्या है, कोशिका कंकाल। यानी कि जैसे अब ये कोशिका कंकाल यानी साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है, जरा इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से, तब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ये शरीर है, शरीर को खड़ा स्टैंड करने के लिए क्या है, इसमें एक यानी कि हड्डी है। क्या है? हड्डी है, जिसको बोन्स कहा जाता है। अब ये जो बोन होती है यहाँ पे, जैसे कि अब प्रत्येक बोन मिल करके ये पूरा एक स्टैंड बनाते हैं अच्छा सा खड़ा होने के लिए, चलने फिरने दौड़ने के लिए खूब बढ़िया। हाँ, तो इसके जैसे हमारे अंदर हड्डियों का काम हो जाता है ना, उसी तरीके से वो भी काम करता है। ठीक, तो अब जरा इसको हम गहराइयों से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये कैसे समझ लेंगे? अब ये जैसे फीमर हो गया और रेडियो फेबुला हो गया, उसके बाद पसलियाँ हो गई, रीढ़ की हड्डियाँ हो गई, ये सभी क्या मिल करके एक साइटोस्केलेटन यानी कई हड्डियों के समूह ही क्या होता है, स्केलेटन कहलाता है, यानी कंकाल। कई हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। कई हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। अब वो खज्जन जैसे हाथ की हड्डी हो गई, ठीक, यहाँ बॉडी की हड्डी हो गई, यहाँ पे पसलियाँ हो गई, उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी हो गई, फीमर हो गया और रेडियो फेबुला हो गया। कई यानी कि हड्डियाँ जब आपस में मिल करके फिर तब क्या करती हैं, ये निर्माण करती हैं, किसका, स्केलेटन का निर्माण करती हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर भी उसका स्केलेटन होता है, उसकी हड्डियाँ यानी कई समूह मिल करके तब जा करके साइटोस्केलेटन बनाता है। अब वो जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या करता है, जैसे हम लोगों के अंदर खड़े होने के लिए हमको सहारा देता है, सहारा प्रदान करता है, और भी ऑर्गन्स यानी कि जो हमारे अंदर अंग से हैं उसको भी क्या होता है, सपोर्ट्स करती हैं। उसी तरीके उसके अंदर भी जो सेल ऑर्गन होती है उसको सपोर्ट्स करता है। तो अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में यानी कि साइटोस्केलेटन के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक लोगों ने जब पता किया था वो कितने, सन 1970 ईस्वी में पता किए थे। कितने ईस्वी में? सन 1970 ईस्वी में इसको पता किया गया था। और वो भी इसको देखने के लिए नहीं, साइटोस्केलेटन को जब देखा गया तो भी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी। यहाँ तक नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होती, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है उसके तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये चांसेस ही नहीं बन सकती कि उसको कैसे देखी जाए। तो अब वैज्ञानिक लोग जो होते हैं उन्होंने हाई वोल्टेज, और वो भी कितने सन में, 1970 ईस्वी में ऐसा करते हैं। फिर क्या हुआ कि द्वारा धागे, अब ये जो दिखाई देता है, उन लोगों ने जब इसको देखा था माइक्रोस्कोप पे तो उनको ये कैसे दिखाई दिया, एक धागा के जैसा दिखाई दिया। किसके जैसा? एक धागा नहीं, जैसा पतला सा रेसा सा, ऐसे ये ऐसे ही रेसा रेसा नुमा ऐसे धागा, तो इसी तरीके से साइटोस्केलेटन दिखा। तो इसका जो रूपरेखा होता है, यहाँ पे मैंने एक खूब बढ़िया से एक साइटोस्केलेटन का ही रूप तैयार किया है, ये बनाया है आप लोगों को। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इसमें दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक सा जो मैंने दिखाया है, ये सब साइटोस्केलेटन है। एक दूसरे से कैसे जुड़ करके एक यानी कि कोशिका की संरचना तैयार करते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, हम इसके विषय में आपको वीडियो बताते हैं। तो उसके बाद है कि ये धागे जैसा कैसे दिखता है। अब जैसा क्या इसमें है देखा गया है। ठीक, कोशिकांगों को
ठीक, किसको, कोशिकांगों को जोड़ कर रखती है। अब ये क्या करती है, जो साइटोस्केलेटन होती है, जैसे क्या है कि मांसपेशियों को हमारे यहाँ की मांसपेशियों को यहाँ की मांसपेशियों को जोड़ कर रखता है, यहाँ की सारी क्रिया से यहाँ खिलियों को इस हाथ से इस हड्डी की, और ये हड्डी जो है ये सब एक दूसरे से जोड़ कर रखा हुआ है ना। तो उसी तरीके से क्या है, ये सब प्रत्येक जो कोशिकांग होते हैं, देखो इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे इसमें बधा हुआ है, इसी तरीके से इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ऐसे तरीके से जो बड़े कोशिकांग होते हैं, जैसे लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो बड़े कोशिकांग होते हैं इससे बधे हुए होते हैं और वो एक निश्चित स्थान पे पड़े रहते हैं उसमें कहीं पे। और बहुत छोटे छोटे कोशिकांग जो होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, वो तैरते रहते हैं उसी जो साइटोप्लाज्म होती है, कोशिका द्रव्य होती है, उसमें बिखरे पड़े रहते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोगों के जो शरीर है, शरीर में क्या होता है कि अब मांसपेशियां एक ही जगह पे स्थित होती हैं, लेकिन क्या होता है, जो ब्लड होता है यानी कि रक्त होती है, वो क्या करता रहता है, परिवहन करता रहता है, एनी टाइम बहता रहता है। ठीक, वो भी जो कि सेल ही है। अब ये सेल के अंदर की बात बता रहे हैं यहाँ पे, ये सेल के अंदर की बात है, सेल की बाहर की दुनिया की बात नहीं, सेल के अंदर की दुनिया की बात है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जोड़ के रखता है, जैसे में क्या करता है, किसको जोड़ करके रखता है, ये जोड़ के रखता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम, इन सभी को क्या करता है, जोड़ कर रखता है। और भी कोशिकाएं, ऐसा नहीं कि बस इतने हो गए, ठीक, इस तरीके से। तो अब इससे बात आती है, अब ये जो धागे जैसा दिखता है, लेकिन ये क्या होता है, एक जाल के जैसा संरचना तैयार करता है। किसके जैसा, जाल यानी नेट जो होती है ना, नेट, उसके जैसा संरचना तैयार करती है, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, जालिका। क्या बोली जाती है, जालिका बोली जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो होती है ना, अब ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट क्या होती है कि ये जालिका ये जालिका होती है, तथा ये जालिका जैसा दिखती है ना, तो जालिका जैसा दिखती है। आप यहाँ देखिए, एक जाल जैसा, एक नेटवर्क जैसा अपना एक रूपरेखा तैयार किया हुआ है, तो उसको क्या कहा, एक जालिका होता है। ये क्या होता है, एक जालिका होती है। अब ये जो जालिका होती है 3 प्रकार की होती है। इसमें जो साइटोस्केलेटन होती है, साइटोस्केलेटन को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और 3 भागों में बांटा भी गया है। तो अब यहाँ पे ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जालिका होती है ना, ये जालिका जैसा, और उसके बाद कितने, 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3 भाग, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 भाग कह लीजिए या 3 भाग कह लीजिए, या फिर 3 भाग कह लीजिए या 3 प्रकार कह लीजिए, यानी कि बात एक ही आता उतर के। ठीक, अब उसके बाद आती है बात किसकी, फिर यहाँ पे आती है, यानी कि अब ये तंत्र, यानी सूक्ष्म तंत्र। पहला जो है क्या है कि पहला जो होती है वो क्या है कि सूक्ष्म तंतु, यानी कि अभी ये इसमें हम पहले बता देते हैं। पहला है इसका सूक्ष्म तंतु, यानी माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको माइक्रोफिलामेंट बोला जाता है। ये पहली भाग है। और दूसरा क्या है, मध्यस्थ तंतु। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मध्यस्थ तंतु। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद है सूक्ष्म नलिका, यानी माइक्रोट्यूबुलस। ठीक, अब ये माइक्रोट्यूबुलस यानी कि 3 टाइप हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, अब इसके बारे में हम बताते हैं बारी बारी। सूक्ष्म तंतु के बारे में पहले हम सुनते हैं किसके, सूक्ष्म तंतु। यह लंबा, अब जो सूक्ष्म तंतु होता है वो क्या होता है, यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा होता है। इतनी छोटी हम इसके सिंपल आँख से तो कतई नहीं देख सकते, इसको तो देखने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं होता। अब यह तो सोचना होता है भैया कि अगर ये प्राकृतिक हम लोगों के अंदर ऐसा कोनो सिस्टम डेवलप कर दिया होता कि जिससे हम लोग बहुत छोटी चीज़ों को देख लेते, तो शायद हम लोगों को माइक्रोस्कोप डेवलप करने की जरूरत हो। लेकिन कहाँ, सोचें, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप नहीं बनाते तो क्या होता कि हम लोग विज्ञान में आगे भाग ही नहीं पाते, हम विज्ञान के सामना कर ही नहीं सकते। और जब भाई कोई नहीं है कि कौन चीज़ जब मुफ्त में मिलती रहती तो उसकी इज्जत नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है, उन्होंने यानी प्रकृति ने हम लोगों को संघर्षशील बनाने के लिए, संघर्षणीय बनाने के लिए ऐसा कर दिया। तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, संघर्ष कर करके, यानी कि बहुत सी छोटी चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों को बहुत बड़े में देख करके उसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, अब ये क्या है, लंबा है, क्या है, कैसा है, लंबा है। ठीक, कह रहा है कि पतला है, यानी कि पतला भी है, लंबा है, पतला है। ठीक, और बेलनाकार मतलब गोला। ठीक, कैसा है, गोला है। फिर उसके बाद संकुचनशील है। संकुचनशील का मतलब ये आप समझिए कि उसको आप जरा सा टच करेंगे तो तेज हो जाएगी, यानी कि चेत हो जाएगा। अब हम आप ही कोई टच करता है, कोई छूता है, कोई जानवर हमको जब काटता है तो हमको पता चल जाती है, वो किसके जरिए पता चलती है, संकुचन की वजह से। ठीक, ये बात आप लोग समझ में आ गई। ठीक, अब ये संकुचनशील होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, यानी कि
अब ये किसके यानी कि ये एक्टिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये जो होता है यानी कि सूक्ष्म तंतु होता है वो एक्टिन नामक प्रोटीन से, किससे, एक्टिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कौन, सूक्ष्म तंतु जो होता है वह एक्टिन नामक, किसके, एक्टिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान में देते रहिए कि जब से कभी पूछी जाती है कि जो साइटोस्केलेटन का माइक्रोफिलामेंट है यानी कि सूक्ष्म तंतु वो किस प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो आपको बताना होगा एक्टिन नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है मध्यस्थ तंतु। किसकी बात आती है, मध्यस्थ तंतु यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये जो इंटरमीडिएट नहीं, एक चीज छूट गया यहाँ पे, पहले हम ये समझ लेते हैं। अभी मैं कहा कि यानी कि एक्टिन नामक प्रोटीन से ठीक बना हुआ, और दूसरी तरफ क्या है कि कोशिका पट्ट। अब ये क्या करता है, जो सूक्ष्म तंतु होता है ये कोशिका विभाजन के समय, किसके समय, सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल डिवीजन क्रिया होती है, ठीक, उस सेल डिवीजन की क्रिया के समय में एक कोशिका पट्ट बनाता है बीच में। जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे ही जब ये सेल है ये दोनों अलग अलग होने लगते हैं तो यहाँ के अब इसके बीच में एक कोशिका पट्ट का निर्माण कर देता है। तो जब कोशिका पट्ट का निर्माण करता है, ठीक, तो ये किसका, कोशिका पट्ट के निर्माण में सहायता उत्पन्न करता है। कौन करता है, ये माइक्रोफिलामेंट करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये जो है, ठीक, अब आती है कि मध्यस्थ तंतु, ये कठोर, ये क्या होता है, कठोर होता है। ठीक, ये कठोर मजबूत ठीक। अब यहाँ क्या है कि यह कठोर मजबूत तथा केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो किसका बना होता है, केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, केराटिन प्रोटीन का। अब यहाँ खास बात याद रखना, ये जो मध्यस्थ है ये कठोर होता है लेकिन मजबूत भी है। और किसका, केराटिन नामक प्रोटीन, जो बाल और नाखून में पाई जाती है ना, बाल और नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, तो वह चीज़ किसमें होती है, मध्यस्थ तंत्र यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट में पाई जाती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो अब तीसरी जो है यानी कि साइटोस्केलेटन का प्रकार, सूक्ष्म नलिका यानी कि माइक्रोट्यूबुलस। अब ये माइक्रोट्यूबुलस जो थी लंबी, ठीक, अब ये क्या है, यह लंबी, यह क्या होती है, लंबी, यानी किसके तरीके से लंबी होती है, जो सूक्ष्म तंतु है ना उसी के तरीके से लंबी होती है। लंबी, बेलनाकार और खोखली होती है, बीच से क्या होती है, खोखली। अब यहाँ पे जैसे कि ये देख लीजिए ना, पतला है, लंबा है, और ये खोखला हो जाए, यहाँ बीच से खाली है, ये खोखली। और उसके बाद यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब ये याद रखिएगा कि ये जो होती है ना सूक्ष्म नलिका होती है, ये सिर्फ यूकैरियोट कोशिका में होती है, यानी कोशिका में होती है, प्रोकैरियोट कोशिका में नहीं। जिस किसी भाइयों को या स्टूडेंटों को नहीं पता है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या अंतर होता है, मैं आप लोगों की यानी कि सेल में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या अंतर होता है। ठीक, अब ये यूकैरियोट, उसके बाद आती है ये कहाँ पे पाया जाता है, कि जो सूक्ष्म नलिका होती है वो कहाँ के भाग बनाता है, पश्चमाभिका यानी कि सीलिया, जो किसमें होती है, पैरामीशियम में पाया जाता है। और उसके बाद कसाभिका यानी फ्लैजिला, जो यूग्लिना में पाया जाता है, यूग्लिना की फ्लैजिला होती है ना उसमें। और उसके बाद है तारका यानी सेंट्रोसोम, ये क्या होती है कि प्रत्येक सेलों में पाई जाती है, यानी एनिमल के जो हम लोगों के जो सेल होते हैं उसमें भी पाई जाती है, यानी कि सेंट्रोसोम में देखा गया। ठीक, अब यह ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से किससे मिलकर बनी होती है, ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन होती है उससे मिल करके कौन बनता है, सूक्ष्म नलिका। तो आप लोग ये बात कंफर्म हो गए यहाँ तक। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या है, चारों तरफ से इसका सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, यहाँ की ये पूरा हिस्सा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये बाहरी हिस्सा बना रहा है, ये इसका मतलब ये एनिमल सेल है, ये बाहरी यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है। अब उसके बाद में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए साइटोस्केलेटन, ये कीजिए, ये जो ये दिख रही ना, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ कलर में ये जो रेड कलर से मैं गोला बना रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब साइटोस्केलेटन है। ये सब क्या है, साइटोस्केलेटन। अब इस साइटोस्केलेटन में क्या होता है कि ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें क्या है, बधा हुआ है यानी कि गूथा हुआ है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें रेड रेड से जो दिख रहा है, लाल लाल सा, ये क्या है, राइबोसोम है, इसके चिपका हुआ रहता है। जहाँ पे यानी कि जब रेड यानी कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण
वर्ड होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इसमें जिसपे ये राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद ये पॉलीसोम्स हैं। अब ये पॉलीसोम्स यानी कि जो स्केलेटन होती है, स्केलेटन के जोड़ के स्थान को जहाँ पे ये देखिए ना, ये जोड़ के स्थान है, इसको क्या कहा जाता है पॉलीसोम कहा जाता है। पॉली मतलब बहुत से और सोम्स मतलब लगा हुआ। ठीक, उसके बाद होती है माइक्रोट्यूबुलस। अब ये देखिए पतली पतली इसमें नलिकाएं होती है। इसमें जो माइक्रोट्यूबुल जब कोशिकांगों में पढ़ोगे आपको एक कोशिकांग और पढ़ने को मिलेगा माइक्रोट्यूबुल। तो ये माइक्रोट्यूबुल देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लंबी सी नलिका है, पतली सी। ट्यूबुल मतलब होती है नलिका। ट्यूबुल का मतलब क्या होता है नलिका। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म है, जो आंख से दिखाई ना देती हो, बहुत छोटा ये नलिका है। ठीक, माइक्रोट्यूबुल। अब उसके बाद आती है फिर माइक्रोफाइब्रिस। अब ये माइक्रोफाइब्रिस जो होते हैं यानी कि देखिए ठीक, अभी फाइबर ने फाइबर्स लिए गए। अब माइक्रोफाइब्रिस जो थी एक मेम्ब्रेन सतह बनाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ के लेकर के यहाँ तक के पूरी ये देखिए रेड कलर का जो है यानी कि बना रही है हिस्सा। तो ये माइक्रोफाइब्रिस है। ये क्या है माइक्रोफाइब्रिस है। उसके बाद आती है बात क्या है माइक्रोफिलामेंट। अब ये क्या है माइक्रोफिलामेंट। अब यहाँ पे देखिए ना माइक्रो सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट। अब ये सूक्ष्म तंतु क्या है, इसको ही यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिस के होते हैं। बीच में क्या है ये जो दिख रहे हैं ना बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला जो हिस्सा ये माइक्रोफाइब्रिस होती है। और उसके जो किनारे किनारे यानी कि इससे ऊपर यहाँ पे और यहाँ वाला हिस्सा जो है वो माइक्रोफिलामेंट होता है उसके ऊपर की। तो आप लोग ये बात समझ गए, यानी कि माइक्रोफिलामेंट के बीच वाले हिस्से में क्या होता है होती है साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन वाले हिस्से को ना यहाँ पे ये वाला जो पतले पतले दिख रहे हैं ये वाला ये दिख रहा है ना, इसी को और डीप में अध्ययन किया गया। तो इसको यहाँ पे देखिए, इसको जब और भी डीप में गहराइयों पे अच्छे अध्ययन किया जाता है तो इसको देखने पे ऐसा पता चलता है। यहाँ पे ये पहला क्या है माइक्रोफिलामेंट, ये वाला हिस्सा। ठीक, अब ये जो माइक्रोफिलामेंट यानी सूक्ष्म तंतु है। ठीक, अब ये जो सूक्ष्म तंतु है ये क्या है एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल दिख रहा है ना नीले नीले कलर वाला, ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद ये कितना यानी कि 7 नैनोमीटर, कितना 7 नैनोमीटर मोटा होता है। यहाँ पे इसकी जो आकार दिख रही है ना ये 7 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है 7 नैनोमीटर की होती है। ठीक, अब यहाँ पे ये दिख रहा है ना जो ग्रीन यानी कि नीले नीले खसा दिख रहा है ना, ये है एक्टिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल होती है। अब उसके बाद आती है क्या दूसरा वाला। अब दूसरा क्या है कि माइक्रोट्यूबुल। ये देखिए तीसरा वाला, इसमें जो तीसरा है यहाँ पे ये माइक्रोट्यूबुल है। अब ये माइक्रोट्यूबुल कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, अब माइक्रोट्यूबुल कितना 25 नैनोमीटर मोटा होता है। कितना नैनोमीटर 25 नैनोमीटर मोटा होता है। अब यहाँ की माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन होती है, कौन सी होती है यहाँ पे सॉरी ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ये इससे बना होता है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ना ये दोनों, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ये क्या है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसको और सूक्ष्म तरीके से बहुत गहराई में देखी गई है। तो अब इसके बाद है तीसरी हिस्सा यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब ये जो इंटरमीडिएट ये यानी कि मध्यस्थ तंतु है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट देखा। अब ये इसका जो आकार होती है ये 10 नैनोमीटर होती है। कितना होती है 10 नैनोमीटर मोटा होता है। अब उसके बाद क्या होती है ये देखिए ना इसमें, अब ये किस प्रोटीन का, ये इसमें जो होती है कि मजबूत केराटिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है केराटिन प्रोटीन। अब ये जो केराटिन प्रोटीन दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना ये केराटिन प्रोटीन है। ठीक, तो अब इसलिए से आप लोग समझ गए हैं ये है पूरा माइक्रो। अब इसमें आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट के जरिए बताइए। और इसको जहाँ इसमें कुछ भी आपको दुविधा महसूस होती है बायोलॉजी के क्षेत्र में या किसी और भी सब्जेक्ट में, हम आपके पूरे इस मामला को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपके इस तरीके से। अपने वीडियो को यानी कि पूरे वीडियो को देखिए अंत तक। ठीक।